Hello everyone. This is the lecture 4 of C programming. So, before starting, we should revise the all the previous lectures. So, in the lecture number 3, lecture number first, we study about language and machine learning, arithmetic learning, machine, machine, machine language, assembly language, and what are the drawbacks of machine language and assembly language. That these both languages are not processor dependent language. And then we study about high level language, mid level language, and low level language. So high level mid level language is C language. And then we study about interpreter, compiler. Then Dennis Ritchie, the father of C programming. And then you study about id is a software application that provides facilities to computer programmers for software development. और एग्जांपल्स क्या है आईडी के? टर्बो सी, विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक, इसमें हम अपना कोड लिखते हैं. देन वी स्टडी अबाउट कमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट. then the main we study about here you can take the screenshot of this page. Here uh, this is the first line of our program. Hash include studio.h. What is the meaning of hash? Hash is a preprocessor directive. Include is a preprocessor command. सबसे पहले जो प्रोसेस करने वाला जो डायरेक्टिव होता है, डायरेक्टर का मतलब होता है वो सबको काम देता है कि इस सबका ये काम है. इंक्लूड कमांड है, सबसे पहली कमांड जो प्रोसेस होने से पहले जो कमांड ली जाती है. स्टूडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल. किसी भी चीज के आगे डॉट एच लग जाता है हम उसे हेडर फाइल कहते हैं. हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल होता है हेडर फाइल एक लाइब्रेरी होती है. हेडर फाइल लाइक लाइब्रेरी जिसमें कलेक्शन ऑफ बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. हेडर फाइल इज लाइक अ लाइब्रेरी दैट हैज द कलेक्शन ऑफ सो मेनी प्री डिफाइंड फंक्शंस. प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिस भी चीज के आगे दो ब्रेसेस लग जाते हैं उस चीज को हम फंक्शन बोल देते हैं सी प्रोग्रामिंग में. नोट, जिस भी चीज के आगे ये ब्रेसेस लग जाते हैं सी प्रोग्रामिंग में उसको हम फंक्शन बोलते हैं. सो हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं. एंड वी इंक्लूड द हेडर फाइल विद द प्रोग्राम सो दैट द फंक्शन फ्रॉम दोज हेडर फाइल कैन बी यूज. हम हेडर फाइल के अंदर फंक्शन इसलिए डालते हैं जिससे कि वो आगे प्रोग्राम में यूज हो सकें. और अलग अलग हेडर फाइल के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं. जैसे कि स्ट्रिंग डॉट एच, ये सारी हेडर फाइल्स हैं. मैंने आपको हेडर फाइल शो कराई थी. जैसे कि हम अपने इसमें जाते हैं, ज़्यादा सबके सी में ही होता है. सी में टर्बो सी में गए, हम इंक्लूड में गए. सो दीज ऑल आर हेडर फाइल्स. ये सारी हेडर फाइल्स हैं. और इसके अंदर हम किसी पे भी क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने स्टूडियो पे क्लिक किया तो इसके अंदर ये जो भी आया है इस सबको हम फंक्शन बोलते हैं. जैसे कि शो नहीं हुआ अभी, हाँ है. ये सब क्या मतलब, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं प्रिंट, तो देखिए लिखा आ जाएगा. ये देखिए लिखा आ गया प्रिंट एफ स्कैन एफ. तो प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन जो है वो स्टूडियो डॉट एच नाम की जो हेडर फाइल है उसके अंदर होता है. सो वेयर आर द स्लाइड्स, या है. सो ये क्या है? एक होता है कोनियो डॉट एच नाम का हेडर फाइल. इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट. कंसोल मतलब जो हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं उसके बाद जो आउटपुट पे ब्लैक स्क्रीन जो आती है वो होती है कंसोल स्क्रीन. और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये हमारा जो ओएस विंडोज होता है ये वो प्रोवाइड करता है. सी का डिसएडवांटेज यही है कि जो रन टाइम इन्वायरमेंट की जो स्क्रीन होती है वो विंडोज प्रोवाइड करता है. तो ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाई वी हैव सो मेनी हेडर फाइल्स? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल हेडर फाइल्स वी कैन स्टोर द लाइब्रेरी फंक्शन इन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे. अलग अलग हेडर फाइल का अलग अलग काम होता है, तो इससे हमें आसानी होती है प्रोग्राम भी लिखने में कि ये हेडर फाइल है तो इसका हेडर ये फंक्शन यूज करना है हमें तो ये वाली हेडर फाइल लगेगी. मेन फंक्शन जो होता है ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ये एग्जीक्यूट करने के काम में आता है. अगर हम ये नहीं करते हैं कंपाइल तो हो जाएगा हमारा, बस एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये होती है बॉडी ऑफ द लूप. ये जो हैश होता है ये क्या होता है? ये सिंगल लाइन कमेंट होता है अगर यहाँ पे लग जाता है, और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना होता है तो 3-4 लाइन के बाद जो लगता है वो होता है.
सो CLR जो फंक्शन होता है वो क्लियर स्क्रीन करने के यूज आता है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सेमी कॉलन डिनोट करता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो गया है। प्रिंटफ फंक्शन जो होता है, हाँ अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ऑलमोस्ट शायद मैंने ये भी बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो मुझे गेट सी से स्टार्ट करना है, पर फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ एक वो फंक्शन होता है जो कि स्टूडियो डॉट एच में होता है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमने ये हेडर फाइल है हमारी सारी, ये रही। यहाँ पे मैंने स्टूडियो डॉट एच पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया प्रिंट एफ, दिख रहा है आपको? ये रहा प्रिंट एफ। तो ये जो प्रिंट एफ है ये स्टूडियो डॉट एच के अंदर होता है, हेडर फाइल के अंदर, और इसके आगे ब्रेसेस लगे हैं तो ये क्या है? एक फंक्शन है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि स्टूडियो डॉट एच के अंदर होता है। तो ये एक हेडर फाइल है। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं हम, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं और डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं जो भी, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो ये प्रिंट एफ का काम होता है करना, और ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है और इट इज यूज्ड टू प्रिंट द कंटेंट ऑन द स्क्रीन विच इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। अब आता है हमारा गेट सी एच। हमारा हर कोई प्रोग्राम होता है, आपने देखा था पिछली वीडियो में मैंने गेट सी एच हटा दिया था और उसमें दिखा रहा था नो एरर्स, पर जब मैं कंपाइल कर रही थी तो बार बार स्क्रीन आ जा रही थी। तो आज मैं इसका रीज़न बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखते हैं, पहले हम गेट सी एच के बारे में पढ़ते हैं। गेट सी एच एक प्री, इसके आगे ब्रेसेस लगे हैं, ब्रैकेट लगे हैं, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। तो गेट सी एच एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो किस हेडर फाइल को बिलोंग करता है? वो कोनियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल को बिलोंग करता है। गेट सी एच जो फंक्शन है ये कोनियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल पे बिलोंग करता है। आप क्लिक करके देख सकते हैं उसमें जाके। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्क्रीन को होल्ड करके रखना। ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, मतलब हम जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है, वो गेट सी एच की मदद से रहती है। अगर हम गेट सी एच हटा देते तो हमारी स्क्रीन होल्ड नहीं रहती, वो बार बार आती जाती है। तो गेट सी एच का काम नहीं होता ये होल्ड करना, ये बेसिकली होल्ड करके रखता है। इसके काम अभी और भी होते हैं। इसका काम ये होता है कि इट होल्ड्स द आउटपुट स्क्रीन अंटिल वी डू नॉट प्रोवाइड एनी करेक्टर। सपोज हम टर्बो सी में चल के अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं, तभी पता चलेगा। So here is our program. So now I compile the program by first of all I run the program by using ctrl and F9. So it is showing no errors and then the output is hello world. Now we'll remove getch. Getch को रिमूव करना है तो मैंने इसे कमेंट में लिख दिया, ठीक है? तो जो कंपाइलर है वो उसे रीड करेगा ही नहीं, वो उसे इग्नोर करेगा। सो गेट सी एच हमारा रिमूव हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू run the program. So the program gets run easily and it is showing that warning is 0, error is also 0 and lines compiled 463. lines का मैंने आपको बताया था कि lines compiled 463 क्यों होती हैं। अब यहाँ पे लाइन है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है और लिखा आ रहा है 8, मान लो 7-8 लाइन है और लिखा आ रहा है लाइन्स कंपाइल्ड 463। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी मैंने आपको दिखाया उसमें आप हेडर फाइल में जाते हो तो लाइन्स कितनी सारी हैं, तो वो सारी टोटल लाइन मिला के 463 होती है। यहाँ पे हमने स्टूडियो वाली हेडर फाइल लगाई, कोनियो लगाई, और बाकी का जो फंक्शन यूज किया है मेन फंक्शन CLR SCR प्रिंट एफ, ये जो फंक्शन यूज किए हैं सारी लाइन्स को कंपाइल, सारी जो टोटल लाइन्स होती हैं 463 हुई। तो लाइन्स कंपाइल्ड हमारी कितनी हुई है? 463, एरर कोई नहीं है। ओके, नाउ प्रेस एनी की, you press. Now we are going to compile by pressing the buttons Ctrl plus F9. Look, देखिए बार बार जा रहा है, मतलब कंपाइल नहीं हो रही है, स्क्रीन को होल्ड नहीं कर हो रही है, स्क्रीन होल्ड ही नहीं हो रही। देखिए बार बार आ जा रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बार बार आ जा रहा है। तो इसको हम चाहें तो हम इसको फिर भी हम करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा इसको कोई नहीं बताता है। तो उसके लिए अगर हम चाहें कि हमें गेट सी एच भी हटा दिया, हमें अपना आउटपुट अभी भी स्क्रीन पर चाहिए, वो भी होल्ड करा हुआ, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं ALT प्लस F9।
ALT plus F5, ALT plus F5, ALT plus F5। सोलो हमारा ये हो गया और लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। तो बिना गेट ch हटा कर भी हम कंपाइल कर सकते हैं। हम अपना पुराना आउटपुट देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं, मतलब यही वाला जो आउटपुट है वो हम कैसे देख सकते हैं, ALT plus F5 की मदद से। तो ALT plus F5 की मदद से हमने देख लिया। पर गेट ch का काम क्या होता है? गेट ch का काम तो एक तो होता है पर हम CTRL F9 दबाते हैं तो ये नहीं हो रहा, ये बार बार ये दिखा रहा है। तो एक तो गेट ch का काम होता है इसको होल्ड करके रखना है स्क्रीन को। दूसरा गेट ch का काम होता है, सपोज अब मैंने गेट ch लगा दिया, मतलब ये कमेंट हटा दिए तो इसका मतलब गेट ch लग गया, ठीक है। तो अब मैंने करा तो ये देख सकते हैं लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये तो इसने होल्ड करके रखी स्क्रीन कि तुरंत लिखा गया हेलो वर्ल्ड। अब गेट सेट का दूसरा काम होता है कि ये होल्ड करके तब तक रखेगा जब तक मैं इसे कोई भी करेक्टर पास ना दूं। मतलब मैं अपने कीबोर्ड पे से कोई सा भी करेक्टर पे क्लिक कर दूं, कोई से भी करेक्टर पे क्लिक कर दूं, ये तब तक होल्ड करके रखेगा। मैं उसमें कह रहा जब तक कोई सा भी आप करेक्टर किसी पे भी क्लिक कर दें, किसी भी बटन पे, तब जैसे ही मैंने किसी बटन पे क्लिक किया, सपोज मैंने जी पे क्लिक कर दिया तो हट गया ये। आप लोगों को देखा हट गया ये। तो ये गेट ch का काम क्या होता है, होल्ड करके रखना until we do not provide any character, ठीक है। तो हम स्लाइड्स पर फिर से चलते हैं। सो here are slides। गेट ch क्या है, एक फंक्शन है जो बिलोंग करता है conio.h नाम की हेडर फाइल को, और इसका काम क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखना until we do not provide any character, जब तक हम इसको कोई करेक्टर प्रोवाइड नहीं करते। मतलब मैं अपने कीबोर्ड पे से जब तक कोई भी एक बटन ना दबाऊं, ये तब तक वो स्क्रीन पर शो करता ही रहेगा जब तक मैं करेक्टर कोई भी अपने कीबोर्ड से ना दबाऊं। तो इसका मेन पर्पस काम होता है, इट होल्ड्स द आउटपुट स्क्रीन until we do not provide any character। नोट नोट ये होता है कि अगर आप गेट ch हटा दें और फिर भी आप अपना आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप ALT plus F9 दबाकर अपना आउटपुट देख सकते हैं। ALT plus F9 is used to show the output screen without using the getch function। Now again, तो अगर हमें फाइल को अपनी ओपन करना है, कोई सी भी जो हमने सेव कर रखी है फाइल, उस अब ये शॉर्टकट कीज हैं सारी, जो कि टर्बो सी की शॉर्टकट कीज हैं सारी। टर्बो सी क्या है, आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो उसकी जो सारी शॉर्टकट कीज हैं वो ये हैं कि अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो हम F3 नाम की शॉर्टकट की पे क्लिक करते हैं। जूम करना है तो F5, सेलेक्ट करनी है कोई चीज तो हम शिफ्ट और एरो की जो होती है अपनी वो। और जैसे कि हमें कोई भी चीज नॉर्मल कंप्यूटर में कॉपी करनी होती है, पेस्ट करनी होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, या पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। पर टर्बो सी में ऐसा नहीं होता, कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस इंसर्ट, और पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट। और कट करने के लिए, कट का मतलब तो आप सब जानते होंगे, कट मतलब वो कभी एक बार वहां से निकल गया तो वहां उस जगह नहीं आता। तो कॉपी और कट में अंतर तो पता ही होगा। तो जो कट होता है, कट कट के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, और डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डिलीट यूज करते हैं। ये सारी एक शॉर्टकट कीज है। नाउ अगेन, अंडो करने के लिए हम यूज करते हैं ALT प्लस बैक स्पेस। रीडो करने के लिए यूज करते हैं ALT प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। और किसी फाइल को हमें क्लोज करना है तो हम यूज करते हैं ALT प्लस F3। और किसी फाइल को सेव करने के लिए F2, और एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए ALT प्लस X। और हम अब जैसे कि मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि हम जो होता है ये हमें कोई भी फाइल सेव करनी होती है अपनी, तो हम अपनी फाइल सेव करने के लिए उस टर्बो सी जो आईडी है, ये सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग दोनों करने के काम आता है। जो टर्बो सी आईडी है वो सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग दोनों करने के काम आता है। पर जब भी हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हमें सी प्रोग्रामिंग की फाइल सेव करनी है तो हम फाइल के पीछे .c लगाते हैं। उधर लिखा होता है CPP, पर हम CPP हटा के .c यूज करते हैं। लुक है, सी की फाइल है ये मेरी, मैंने इसे सेव पहले ब्रेसेस लगा दूं और मैंने F2 दबाया, मैंने इस फाइल को सेव किया। तो सेव करेंगे हम,
जैसे कि लिखा है नाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डॉट CPP लिखा है। डॉट सीपीपी तब यूज होता है जब हम C++ वाली प्रोग्रामिंग करते हैं। पर हम कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा पीछे, डॉट सी। सपोज मैंने बनाया फर्स्ट डॉट सी, ओके, प्रेस ओके, सो इट गेट सेव्स बाय नेम फर्स्ट डॉट सी। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे इसी वीडियो में कि ये हमारी फाइल सेव होती है तो होती कहाँ है। सो ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल प्रोवाइड यू द turbo C zip file in description box. So to close the application we use the alt plus x and demo plus c. Demo plus c it means how we save the file. मैंने अभी आपको बताया कि डॉट सी लगता है पीछे जब हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं, और जब C++ वाली करते हैं तो डॉट सी डबल पी यूज करते हैं। नाउ वी दिस इज द मेन। जैसे कि हमारी कोई भी फाइल होती है, मैंने क्या बोला, डॉट सी रहता है पीछे। सपोज एक फाइल है जिसका नाम है सम डॉट सी, ठीक है। तो ये होता क्या है, बिल्ड जो प्रोसेस होता है, बिल्ड, इसको याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है जो बिल्ड बिल्ड क्या होता है। बिल्ड का मतलब होता है प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंकर। इसकी मदद से हमारी जो फाइल होती है वो डॉट ईएक्सी में बदल जाती है। डॉट ईएक्सी क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। डॉट ईएक्सी मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। और बिल्ड में क्या होता है, प्री प्रोसेस होता है पहले, फिर कंपाइल होता है, और फिर लिंकर की मदद से हमारी जो डॉट सी फाइल होती है वो डॉट ईएक्सी में बदल जाती है। अभी हम आपको बताएंगे कि लिंकर होता है तो होता क्या है। नाउ हम सी प्रोग्राम लिखते हैं। सी प्रोग्राम को हमने सोर्स कोड लिखा, प्री प्रोसेस हुआ वो मतलब जब प्री प्रोसेस क्या होता है, प्री प्रोसेस होता है हैश की मदद से। वो क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, वो प्री प्रोसेसर कमांड है, और प्री प्रोसेसर फंक्शन क्या है, मेन। उसकी मेन, अगर हम मेन की मदद से क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, कंपाइल हो जाएगा पर रन नहीं करेगा। मेन क्या कराता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, मतलब रन कराता है। तो सी प्रोग्राम सोर्स कोड हमने लिखा, प्री प्रोसेस हुआ, कंपाइल किया, अब लिंकर की मदद से वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदल गया। अब वो लिंकर क्या होता है ये देखिए। अब लिंकर हम डॉट सी फाइल, सपोज मैंने ये भी कोई प्रोग्राम बनाया अभी सम डॉट सी के नाम से, मैंने क्या बनाया था, फर्स्ट डॉट सी, या फर्स्ट डॉट सी समझो। फर्स्ट डॉट सी के नाम से मैंने प्रोग्राम बनाया, वो प्री प्रोसेस हुआ। प्री प्रोसेस का मतलब इसने प्री प्रोसेसर का काम, प्री प्रोसेस क्या होता है, हेडर फाइल्स। वो हैश जो थी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश, वो क्या है, हेडर फाइल ही तो है। तो फिर वो क्या लेगा, हेडर फाइल लेगा सारी। प्रोसेस करने से पहले क्या लेता है, वो सबसे पहले हेडर फाइल लेता है। तो सारी हेडर फाइल लेगा, हेडर फाइल लेके सम डॉट सी को सम डॉट आई में कन्वर्ट कर देगा। सारी हेडर फाइल लेगा प्री प्रोसेसर, देन उसे कंपाइल करेगा। कंपाइल करेगा, हमने जो भी प्रोग्राम बनाया उसको कंपाइल करेगा, हमें बता देगा, और उसको सम डॉट ओबीजी में कन्वर्ट करेगा, सम डॉट ओबीजी में। अब फिर होता है लिंकर का काम। नंबर 3 पे आता है लिंकर। प्री प्रोसेसर ने अपना काम कर दिया कि सारी हेडर फाइल्स ले ली, और हेडर फाइल्स लेके हमारा जो प्रोग्राम है उसको डॉट आई में बदल दिया, सम डॉट आई में। और कंपाइलर ने क्या किया, उसे कंपाइल किया। नंबर 2 कंपाइलर है, उसने कंपाइल किया और सम डॉट ओबीजी में हमारी फाइल को बदल दिया। अब लिंकर क्या करेगा, लिंकर का काम होगा जो सम डॉट ओबीजी है ना, इसमें जो हमारे लैपटॉप है, मतलब जो हमारा विंडोज है, उससे लाइब्रेरी फाइल्स लेगा। लाइब्रेरी फाइल्स लेके डॉट ओबीजी को डॉट ईएक्सी में कन्वर्ट कर देगा। लिंकर का काम होता है जो हमारी विंडोज है उनसे लाइब्रेरी फाइल्स लेगा और डॉट ओबीजी को डॉट ईएक्सी में कन्वर्ट कर देगा। ईएक्सी मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा लिंकर। लाइब्रेरी फाइल्स लेके उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल ये 010101 बाइनरी। नाउ एडिटर और आईडी, अब हम आपको बताते हैं कैसे कैसे होता है। एडिटर और आईडी, एडिटर और आईडी क्या है, टर्बोसी। आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि आईडी क्या होता है, जैसे कि टर्बोसी हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड होगा। आप चाहते हैं ये सारी चीज हम आपको दिखा भी सकते हैं। सम आई देखो ये ओबीजी में कन्वर्ट हुआ और एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया, पर ये टर्बोसी में नहीं हो सकता, ये होगा कोड ब्लॉक में। हम आगे की वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि कोड ब्लॉक में ये हुआ तो हुआ कैसे। ओके, सो आप सारी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से सी प्रोग्रामिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो आते हैं नेक्स्ट पे, एडिटर और आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमने टर्बोसी खोला, उसमें अपना टाइप किया। प्री प्रोसेसर कमांड ने क्या लिया, हेडर फाइल्स जो होती है डॉट एच और सोर्स कोड
को लिया और प्रोसेस किया, प्रोसेस करके वो सारी फाइल्स को इंक्लूड करेगा और जो सिंबल्स होते हैं उनको रिप्लेस करेगा, रिप्लेस सिंबल, और इंक्लूड करेगा फाइल्स को, सारी फाइल्स को इंक्लूड करेगा अपने अंदर और सिंबल्स को रिप्लेस करेगा। देन कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा, ऑब्जेक्ट कोड डॉट ओबीजी में बदल देगा, और ऑब्जेक्ट कोड डॉट ओ के नाम से भी लिखा जाता है और डॉट ओबीजी के भी, जो उसका एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन, वो डॉट ओबीजी भी होता है और डॉट ओ भी होता है। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, उसको डॉट ओबीजी में बदल देगा। अब आता है लिंकर का काम। लिंकर क्या करेगा, उस डॉट ओबीजी में लाइब्रेरी फाइल्स लेगा डॉट एल आई बी, विंडोज से स्टैटिक लाइब्रेरी फाइल्स लेगा डॉट एल आई बी, और उस डॉट ओबीजी को डॉट एल आई बी की मदद से डॉट ई एक्स ई में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड में। ऑब्जेक्ट कोड को वो स्टैटिक लाइब्रेरीज की मदद से एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देगा, ये काम करता है लिंकर। फिर लोडर होगा, उसे लोड करेगा, और देन सीपीयू में हमारा इनपुट और हमें आउटपुट दिख जाएगा। हमें सीपीयू में मतलब हमें जो हमारी जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, कंसोल स्क्रीन ब्लैक कलर की जो है, उसमें हमें हमारा इनपुट और अपना मतलब जो भी हमारा रन करके आता है हेलो वर्ल्ड लिखाया, तो वो हमें हेलो वर्ल्ड अपना दिख जाएगा। तो स्टेप 1 क्या होता है, राइट सोर्स कोड, पहले सोर्स कोड लिखें। स्टेप 2 प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर मतलब हेडर फाइल्स इंक्लूड करेगा, सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखें स्टूडियो डॉट एच, कोरियो डॉट एच, वो इंक्लूड करेगा प्री प्रोसेसर। देन कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद क्या होगा, जो डॉट ओबीजी फाइल है वो डॉट एल आई बी मतलब लाइब्रेरी फाइल्स की मदद से ऑब्जेक्ट कोड लाइव डॉट एल आई बी की मदद से डॉट ई एक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिंक, एडिट, देन लोड एंड देन एग्जीक्यूट। तो बिल्ट में कौन से 3 प्रोसेस आते हैं, बिल्ट में ये जो बिल्ट है इसमें प्रोसेस आते हैं प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंक कोड। ये 3 स्टेप है, ये बिल्ट में आते हैं। ज्यादातर पूछा जाता है कि बिल्ट में क्या आता है, बिल्ट में होता है प्री प्रोसेसर, कंपाइलर एंड देन लिंक कोड, और रन में क्या होता है, लोड एंड देन एग्जीक्यूट, load and then execute by using the alt F9 and then by execute by using the ctrl F9 and then run by using alt plus F9, कंट्रोल प्लस F9 से रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आप कंपाइल कराएंगे। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले ये हमारी डॉट, ये हमने एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, अब जैसे कि हम डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल तक तो समझ गए, यहाँ पर हम ये समझ गए डॉट ई तक तो हम समझ गए एग्जीक्यूटेबल कोड तक कैसे एग्जीक्यूट होती है लिंकर की मदद से। डॉट ओबीजी फाइल लाइब्रेरी फाइल्स देता है ये विंडोज से, और उसको डॉट ई में कन्वर्ट कर देता है। नाउ हम कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल में होता है, जैसे कि फर्स्ट डॉट ई मैंने अभी फर्स्ट डॉट सी बनाया तो फर्स्ट डॉट ई में कन्वर्ट हुआ, पर वो टर्बो सी में हुआ है तो हम आपको भी शो नहीं कर सकते, पर जब हम कोड ब्लॉक में करेंगे तो हम इजीली आपको शो कर पाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे अगली वीडियोस में। तो ये डॉट ई में आ गया। अब क्या होगा, जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सबसे पहले क्या होता है, वो डाउनलोड हो गया, हार्ड डिस्क के अंदर डाउनलोड होता है सबसे पहले। स्टेप 1 हार्ड डिस्क के अंदर डाउनलोड हो गया। स्टेप 2 वो रैम में अपनी जगह देखता है। रैम क्या होता है, इसमें ये टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी नहीं है, तो उसमें से चला भी जाता है, पर ये पहले जगह लेगा रैम में, अपनी जगह ले ली इसने रैम में, ये रही मेरी जगह ले ली। स्टेप 3 क्या होता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर पहले वो जाता है एमयू सी और एएलयू क्या है ये सुनिए पहले। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। तो यहाँ पर क्या है, एमयू, एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट। तो रैम में उसने जगह ली, फिर वो गया मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में वो सारा रीड करता है, जैसे कि 0101 है ना, ये इनको रीड करेगा और इसके लिए जगह बनाएगा, कि मतलब जो हमारे लैपटॉप की मेमोरी है उसमें अपनी जगह बनाएगा कि ये इतनी जगह ले रहा है। मैं एमयू मेमोरी यूनिट क्या, इसका क्या काम है, सेट ऑफ रजिस्टर्स, मतलब ये पहले पढ़ेगा, पहले ये देखेगा कि क्या क्या चीजें हैं, इसने 010101 लिया, उसको अपने लिख लिया अपने पास कि ये सारी चीजें, और इसके लिए अपनी जगह बनाएगा। अब सीयू जो है कंट्रोल यूनिट, ये क्या करेगा, सर्किट दैट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डिकोडेड। हमने ज्यादातर मूवीज में देखा है कि जैसे कि पाकिस्तान कोई आदमी इंडिया आता है, अ, वो क्या करते हैं अपने कोड को जैसे कि डिकोड करते हैं, कोड को करते हैं नहीं करते, मतलब कोड को डिकोड करना, कोड को डिकोड करना मतलब ये क्या होता है, सपोज सो
हम थे इस पर कि जब ये कोई भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो .exe फाइल में डाउनलोड होता है, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल में। फिर वो क्या करता है, रैम में अपनी स्टोरेज देखता है, मतलब अपनी सेकंड स्टेप में वो अपनी रैम में जगह देखता है। फिर मेमोरी यूनिट क्या करती है, उसको रीड करती है, पूरी सब चीज़ों को रीड करती है मेमोरी यूनिट, और रीड करके उसकी जगह बनाती है हमारे कंप्यूटर में। और कंट्रोल यूनिट का क्या क्या होता है, सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करना और उसको बाद में डिकोड करना। तो हम डिकोड बता रहे थे, डिकोड कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पाई है, स्पाई मतलब स्पाई मतलब जैसे कि कोई जासूस है। तो जैसे कि कोई अब मैं स्टोरी बताते हैं, राजी फिल्म सभी ने देखी होगी। तो जो जासूस होते हैं वो क्या होते हैं, किसी को कोई पाकिस्तान में कोई एक इंडिया का इंसान, तो उससे क्या करना है, फोन तो वो कर नहीं सकता, फोन करेगा तो तुरंत मैच हो जाएगा। तो क्या करता है, वो कोड लिखते हैं और कोड लिख के उसी इंसान को भेजेंगे जो इंडिया में है, और वो तुरंत समझ जाएगा। पाकिस्तान में कोई इंडिया का इंसान है तो कोड लिख के ऐसा भेजेगा जो इंडिया में इंसान है उसको, कि वो तुरंत समझ जाएगा। और बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन उसको देख लेता है तो उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, उसे एक बहुत दिन लग जाएंगे उसको डिकोड करने में, पर वो विद इन सेकेंड्स डिकोड कर देगा उसको। तो ये होता है काम। तो कंट्रोल यूनिट का काम यही होता है कि इस चीज को डिकोड कर देना। ये जो है ना, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है डिकोड करना, कोड को डिकोड करना और रीड करना, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उसको डिकोड करना। नाउ अब आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, इसका काम होता है सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को फॉलो करना। सपोज हमने सम का प्रोग्राम बनाया तो A+B है, तो ये A+B को फॉलो करेगा, मतलब A+B को सॉल्व करेगा। ये ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है ये। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इनको सॉल्व करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, इनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये ALU का काम होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करना। तो फिर से बता दूं, हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो .exe फाइल में स्टोर होता है, स्टेप 1। स्टेप 2 में वो रैम में अपनी जगह बनाता है। स्टेप 3 मेमोरी यूनिट उसको रीड करती है और उसके लिए जगह बनाती है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। देन कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, उस कोड को डिकोड करती है, सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करके डिकोड करती है। और फिर ALU सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करता है, मतलब प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, ये दो लॉजिकल ऑपरेशन, इनको सॉल्व करता है। नाउ we'll start this from the second another lecture, that is lecture number 5. then इसमें हम पढ़ेंगे कि आउटपुट वाली जो स्क्रीन होती है वो होती क्या है। आउटपुट वाली जो स्क्रीन होती है वो ब्लैक 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 रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि हमें विंडोज देता है, वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है 80 कॉलम्स और डिवाइड होता है 80 कॉलम्स और 25 रोज में। जैसे कि हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो में कितने अक्षर हैं, HELLO 5, वर्ल्ड में 5, तो हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो कितने हो गए 5 स्पेस और 5, तो हो गए 11। 11 इसने कितनी जगह कर ली, 11 कॉलम्स की जगह ले ली। कॉलम्स और रोज आपको पता ही होगा, तो 80 कॉलम्स हो, ये आउटपुट स्क्रीन में 80 कॉलम्स आ सकते हैं और 25 रोज, मतलब 2000 करेक्टर, 2000 करेक्टर आ सकते हैं। 18 टू 25 2000 करेक्टर। तो आउटपुट स्क्रीन पे कितने करेक्टर आ सकते हैं, 2000 करेक्टर। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन पे कितने आते हैं 2000। अब जैसे कि उस समय हेलो वर्ल्ड में कितने करेक्टर आ गए 11, तो आउटपुट स्क्रीन में केवल 2000 करेक्टर ही आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आउटपुट स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 80 कॉलम्स एंड 25 रोज, सो वी कैन रिप्रेजेंट टोटल 2000 करेक्टर ऑन आउटपुट स्क्रीन। हम आउटपुट स्क्रीन पर 2000 करेक्टर डिस्प्ले करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कर्सर लोकेशन इज 1:1। 1:1 क्या लोकेशन होती है, अब ये बता दूं सब। जैसे कि मैंने नोटपैड खोला, ये खुल गया, तो ये जो है ना, देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये होती है 1:1 लोकेशन। ये आपको दिख रहा है यहाँ कर्सर इस जगह पे ब्लिंक कैसे कर रहा है, इस लोकेशन को हम 1:1 लोकेशन बोलते हैं। ये जो लोकेशन है ये होती है 1:1 लोकेशन। ठीक है, इधर ये 1:1 लोकेशन होती है। तो हमने ये कर लिया, अब हम आगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। होप आप सबके समझ में आया हो। थैंक यू। So wait for next lecture number 5. Hope you all understand and be with me. Thank you.